प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक, आपको करवा रहा था पाठ नंबर 12 विद्युत, जो अपना रनिंग में था। पाठ 12 विद्युत। ठीक है, तो हमने ओम का नियम पढ़ा था। ओम का नियम V समानुपाती I, और हमने V और I के मध्य ग्राफ खींचा था, तो एक सरल रेखा में प्राप्त हुआ था। अब धारा नियंत्रक एक उपकरण आया था विद्युत परिपथ के, जब हम प्रतीक पढ़ रहे थे तब। धारा नियंत्रक, या इसको क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोधक। परिवर्ती प्रतिरोधक, इंग्लिश में इसको बच्चों रिहोस्टेट बोलते हैं। रिहोस्टेट, ठीक है। RH से इसको लिखा जाता है, RH से। तो ये एक उपकरण होता है बच्चों। आपने देखा ओम के नियम में कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, एक सेल लिया 2 वोल्ट, 2 सेल लिए 4 वोल्ट, 3 सेल लिए 6 वोल्ट, 4 सेल लिए 8 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही धारा का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। ये हमने ओम के नियम में देखा था। तो ये एक ऐसा उपकरण होता है बच्चों जिसमें स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना धारा के मान को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित। एक ऐसा उपकरण जिसमें स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना ही, वोल्टता में परिवर्तन किए बिना ही धारा के मान को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। धारा के मान को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोधक। एक ऐसा उपकरण जिसमें स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना ही धारा के मान को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसकी बनावट यदि हम देखें, तो उस बनावट में क्या होता है, चीकनी मिट्टी के खोखले बेलन पर, ये चीकनी मिट्टी का खोखला बेलन हो गया, उस पर तांबे के तारों की पास पास लिपटी अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, ठीक है। यहाँ पे ये पेच कसे होते हैं, ठीक है। चीकनी मिट्टी के खोखले बेलन पर तांबे के तारों की पास पास लिपटी अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। उसके ऊपर एक परिवर्तक लगा होता है। ये क्या होता है, परिवर्तक, जिसके ऊपर एक परिवर्तक लगा होता है, और यहाँ पर क्या कसे होते हैं, पेच, ठीक है। तो इस परिवर्तक को आगे पीछे खिसकाकर, परिवर्तक का मतलब परिवर्तन करने वाला, तो इस परिवर्तक को आगे पीछे खिसकाकर धारा के मान को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित। तो चीकनी मिट्टी के खोखले बेलन पर, ये क्या है, चीकनी मिट्टी का खोखला बेलन है, ठीक है। चीकनी मिट्टी का खोखला बेलन, और ये क्या है, तांबे के तारों की पास पास लिपटी अनेक फेरों वाली कुंडली, ठीक है। कुंडली क्या होती है, कुंडली होती है बच्चों, इसकी डेफिनेशन होती है, जब किसी सीधे चालक तार के या सीधे तार के एक सिरे को स्थिर रखकर उसके पारितः वर्ताकार पथ में घुमाया जाए तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है, कुंडली। और वो वर्ताकार पथ क्या कहलाते हैं, कुंडली के फेरे, ठीक है।
यदि किसी सीधे तार को, तार के एक सिरे को स्थिर रखकर उसके पारितय यानी चारों ओर वर्ताकार पथ में घुमाया जाए तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? कुंडली। और ये वर्ताकार पथ क्या कहलाते हैं? कुंडली के फेरे। ठीक है, जैसे 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, 4 फेरा, 5 फेरा, 6 फेरा और 7 फेरा। इस कुंडली में कितने फेरे हैं? 7 फेरे। तो ये परिपथ में ये होता है धारा नियंत्रक। अब इसका प्रतीक क्या होता है धारा नियंत्रक का? इसका प्रतीक होता है बच्चों, ये तो क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, ये तो क्या हो गया? प्रतिरोध का प्रतीक। या तो आप प्रतिरोध के प्रतीक को ऐसे एरो, तिर्यक एरो दिखा दो तो ये क्या बन जाएगा? धारा नियंत्रक का प्रतीक हो गया। और यह एक इसका दूसरा तरीका होता है, ये प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध का प्रतीक, और इसके ऊपर से ये वायर ऐसे लेके आते हैं तो ये भी किसका प्रतीक होता है? धारा नियंत्रक का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये था धारा नियंत्रक। और ये परिपथ में कौन से क्रम में संयोजित होता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, कौन से क्रम में? यानी सीरीज। जैसे ये एक चालक तार है, इसका ये हेड है और ये एक दूसरा चालक तार है, इसका ये टेल है, तो इसका हेड इसके टेल से मिला दिया जाए और इसका हेड इसके इस तीसरे तार का जो टेल है, पूंछ, वो इसके हेड यानी शीर्ष से मिला दिया जाए तो ये एक श्रृंखला बन जाती है। इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और यही अगर तार एक दूसरे के समांतर अवस्था में लगे तीनों, तो ये कौन सा संयोजन होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो ये परिपथ में कौन से क्रम में संयोजित होता है? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। ठीक है, अब हमने एक चीज देखी थी ओम के नियम में, V समानुपाती I, V बराबर RI, जहां पर R क्या है? एक समानुपाती नियतांक, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और R बराबर हमने फॉर्मूला देखा था V/I। तो R क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के बारे में आपको हमने बताया था, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और इसीलिए इसको R से लिखा जाता है। मतलब ये बाधा होती है बच्चों। प्रतिरोध क्या होती है? बाधा। तो जैसे ये है बच्चों, ठीक है, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध हो गया। और अलग अलग उपकरणों का प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग विद्युत उपकरणों का प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रतिरोध का मात्रक हमने आपको बताया था, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम का प्रतीक ये होता है। ठीक है, प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर निर्भर करेगा? 4 कारकों पर। तो देखो, किसी चालक तार के प्रतिरोध यानी R की निर्भरता, ठीक है, तो सबसे पहले चालक तार की लंबाई L पर निर्भरता। एक तो L पर डिपेंड करता है चालक तार की लंबाई पर, दूसरा किस पर निर्भर करता है? चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल
क्षेत्रफल जिसको किससे लिखा जाता है, ए से, पर निर्भरता। तीसरा किस पर निर्भर करता है, चालक तार के ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता। चौथा किस पर, ताप यानी टी, कैपिटल टी, ताप पर निर्भरता। और चौथा किस पर निर्भर करता है, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है, और वो कारक कौन कौन से हैं, चालक तार की लंबाई L पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर, चालक तार के ताप T पर, और चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक तार की लंबाई L पर निर्भरता। ठीक है, तो यदि किसी चालक तारों की अगर आप लंबाई अलग अलग ले रहे हो तो आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या लेना पड़ेगा, सेम। ठीक है, तो यदि किन्हीं चालक तारों की लंबाई क्या हो, अलग अलग, जैसे इसकी लंबाई है, ये हमने 4 चालक तार ले लिए। ठीक है, इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, इसकी लंबाई L3 और इसकी लंबाई L4। परंतु यहां से ये वर्त का क्षेत्रफल है, ये वर्त के क्षेत्रफल क्या है, समान। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को x अक्ष के अनुदिश काटा जाए तो जो वर्त का क्षेत्रफल प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको किससे लिखते हैं, a से। तो यदि किन्हीं चालक तारों की लंबाइयां भिन्न भिन्न परंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, समान हो, तो उन चालक तारों के प्रतिरोध उनकी लंबाइयों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो वैसे वैसे चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, और जैसे जैसे चालक तार की लंबाई घटेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी घटेगा। तो जब हम चालक तार की लंबाइयों और उनके प्रतिरोधों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो ग्राफ से स्पष्ट होता है कि ये तो हमने 4 तार लिए हैं तो 4 प्रतिरोध आएंगे, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। ठीक है, तो जब हम इनके मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ग्राफ से स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार की का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु O हो गया। यहाँ पे हमने x अक्ष पे चालक तार की लंबाई L1, L2, L3 और L4 ले ली। यहाँ पे हमने प्रतिरोध ले लिया, पहले तार का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 और चौथे का R4। ठीक है, तो इनके मध्य जब हम खींचेंगे ग्राफ तो R1 L1 की सीध में, R2 L2 की सीध में, R3 और L3 की सीध में ये पॉइंट, और R4 L4 की सीध में ये पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या ग्राफ, कौन सा ग्राफ प्राप्त होएगा, सरल रेखा का अनुपात। तो ये तो किसके अवयव हैं, प्रतिरोध R के, किसके अवयव है ये, प्रतिरोध R के, और ये किसके हैं, चालक तार की लंबाई L के, चालक तार की लंबाई
एल के। ठीक है, टॉपिक मैं आपको सीधा बता रहा हूँ और जो लिखना है वो आपको किस हिसाब से लिखना है तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि यदि किन्हीं चालक तारों की लंबाइयाँ अलग अलग हों तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या हो, समान हो, तो उन चालक तारों का प्रतिरोध उन चालक तारों की लंबाइयों के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब हम चालक तारों के प्रतिरोधों और चालक तारों की लंबाइयों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ये ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, सरल रेखा में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप अगर बहुत ज्यादा डिटेल से समझना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे समझा सकते हो ज्यादा डिटेल से। तो ये तो हमने अलग चार चालक तारों के प्रतिरोध उनके लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, फिर हम एक की बात करेंगे तो ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L। चालक तार की लंबाई, ये भी अंश में ये भी अंश में, चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, तो हमने आपको ओम के नियम के अंदर बताया था, वहां पे हमने परिपथ में जुड़े सेलों की संख्या 1 2 3 4 ली थी। वहां पे फिक्स कर देना भी एक बैटरी ले लेनी है। ठीक है, और जो वो पॉइंट था कौन सा कि परिपथ में जुड़े सेलों की संख्या, उसकी जगह चालक तार की लंबाई L वो एडिंग डलेगी और वहां पे 4 आपने रीडिंग ली थी, पाठ्यांक लिए थे। वहां पे 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल की जगह क्या आ जाएगा, L1 L2 L3 L4। और लास्ट में हमने R बराबर V बटे I की सहायता से R1 बराबर V1 बटे I1, R2 बराबर V2 बटे I2, R3 बराबर V3 बटे I3, R4 बराबर V4 बटे I4, वो R1 R2 R3 R4 के मान निकाले थे। तो चालक तार की लंबाई L, ठीक है, क्या क्या थी L के अवयव, L1 L2 L3 L4 और R1 R2 R3 R4 जो लास्ट स्तंभ में थी, उनके मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। क्रियाकलाप वही है, बस वहां पे परिपथ में जुड़े सेलों की संख्या की जगह क्या आ जाएगा, चालक तार की लंबाई L, और L के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, L1 L2 L3 L4। क्लियर। तो देखो, यदि किन्हीं चालक तारों की लंबाइयां अलग अलग हों और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान हो तो उन चालक तारों के प्रतिरोध उनकी लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। जब हम चालक तारों की लंबाइयों और चालक तारों के प्रतिरोधों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। और इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि किन्हीं चालक तारों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान हो तो उन चालक तारों के प्रतिरोध उनकी लंबाइयों के समानुपाती होते हैं, अर्थात किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। लेकिन समान क्या रहना चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों दूसरे नंबर पे। अब हम किस पर निर्भरता देख रहे हैं, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता। इसका उल्टा है ये। ठीक है, यदि किन्हीं चालक तारों की लंबाइयां समान परंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या हो, भिन्न भिन्न, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या हो, भिन्न भिन्न,
यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोले तो वर्त का क्षेत्रफल। ये हमने 4 चालक तार लिए, इनकी लंबाई मान लो 5 सेमी है, यानी लंबाई क्या है समान, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका हो गया A1, इसका हो गया A2, इसका हो गया A3 और इसका हो गया A4। इस कंडीशन में क्या है, यदि किन्हीं चालक तारों की लंबाइयां समान परंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या हो भिन्न भिन्न हो, तो उन चालक तारों के प्रतिरोधों और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। अर्थात चालक तारों के प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः तो ग्राफ कौन सी रेखा में प्राप्त होता है, जब चालक तार के प्रतिरोधों और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों के व्युत्क्रमों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ग्राफ हम किस किस के मध्य खींचते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम और प्रतिरोध के मध्य है। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और यहाँ पे हमने ले लिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रम यानी 1/a इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और यहाँ पे हमने क्या लिया प्रतिरोध R1। ठीक है, तो ये प्रतिरोध के अवयव हो गए, इस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, तो ये प्रतिरोध के अवयव हो गए R1, R2, R3 और R4, और ये किसके अवयव हो गए 1/A1, 1/A2, 1/A3 और 1/A4। ठीक है, A4। अब ये ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होगा। R1 की सीध में 1/A1, R2 की सीध में 1/A2, R3 की सीध में 1/A3 और R4 की सीध में 1/A4। तो इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हैं, सरल रेखा का ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ से क्या स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/A। समानुपाती में अंश बढ़ाओगे अंश बढ़ेगा, अंश घटाओगे अंश घटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधा समानुपाती होता है। ये अंश है और ये हर है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और इसको क्या बोलते हैं सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। अंश बढ़ेगा तो हर घटेगा, अंश घटेगा तो हर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप वही ओम के नियम में जो 4 सेल आपने लिए थे अलग अलग वोल्ट के, वहां पे एक बैटरी ले लेनी है, और जो परिपथ में जुड़े सेलों की संख्या है वहां पे क्या करोगे आप, बाकी और सेम प्रोसेस रहेगा। तो जो 4 आपने ये चालक तार लिए हैं जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A1, A2, A3, A4 है, वो परिपथ के मुख्य सिरों के बीच में आप लगाओगे, और एक बार A1 लगाओगे, एक बार A2, एक बार A3, एक बार A4। प्रत्येक बार एमीटर वोल्टमीटर के पाठ्यांक अंकित करोगे, तो वो सारणी कैसे बनेगी, क्रम संख्या होगी 1 2 3 4, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A उसके नीचे आ जाएगा A1, A2, A3, A4, और एमीटर A का पाठ्यांक
आई, उसकी वैल्यू आ जाएगी I1 I2 I3 I4। वोल्टमीटर V का पाठ्यांक V1 V2 V3 V4 और R बराबर V बटे I की सहायता से R1 का मान निकाल लेंगे V1 बटे I1 करके, R2 बराबर V2 बटे I2 करके, R3 बराबर V3 बटे I3 करके, R4 बराबर V4 बटे I4। ये डिटेल है बच्चों, लेकिन यहाँ पे हम सीधा ये राइट करेंगे, ठीक है। तो ये वहीं से आता है। तो R के मान जो हैं उनमें और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम उनमें, यानी आप देखोगे कि R के मान तो आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तो बढ़ा रहे हो और R का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। वहां पे उस सारणी में आप देखोगे जब क्रियाकलाप करोगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो R का मान क्या प्राप्त हो रहा है, आपको घटता हुआ प्राप्त हो रहा है, यानी एक दूसरे क्या है, उल्टे। तो जब आप प्रतिरोध R और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के मध्य ग्राफ खींचोगे तब ये क्या आएगा, सरल रेखा में प्राप्त होगा। तो R बराबर 1/a। ये डिटेल से मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जो अपने को करना है वही चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर निर्भरता, वो कैसे देखते हैं कि चालक ऐसे चालक तार लेते हैं जिनकी लंबाई तो समान, यदि किन्हीं चालक तारों की लंबाई क्या हो, समान, जैसे 5-5 सेमी के, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उन चालक तारों के प्रतिरोधों और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों के व्युत्क्रमों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। व्युत्क्रमों के मध्य और चालक तारों के प्रतिरोधों के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि चालक तारों के प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हम ये दो टॉपिक इतने ही लिखेंगे बस, फुल डिटेल तो उस ओम के नियम से ही आती है ये दो चीजें, ठीक है। ओम के नियम में L पर निर्भरता देखनी है तो आप चालक तार की लंबाई L1 L2 L3 L4 ले लेंगे, I के और V के पाठ्यांक आ जाएंगे और R का मान निकाल लोगे। R और L के मानों के मध्य ग्राफ खींचोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। और फिर चालक तारों की लंबाइयाँ, ये चालक तार लगेंगे कहाँ पे, जो वोल्टमीटर के मुक्त सिरे थे X और Y, वहाँ पे एक बार एक एक करके प्रत्येक बार ये तार लगेंगे, ठीक है। और एमीटर वोल्टमीटर के पाठ्यांक लिए जाएंगे। जैसे सेल जोड़ करके हमने पाठ्यांक लिए थे, प्रत्येक बार कभी 2 वोल्ट का, कभी 4 वोल्ट के 2 और कभी 6 वोल्ट के, कभी 8 वोल्ट के। वहाँ पे ओम के नियम में वोल्टता में चेंजिंग की थी, फिर आपको किस में चेंजिंग करनी है, चालक तार की लंबाई में, उसके बाद में किस में चेंजिंग करनी है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, ठीक है। तो वो फुल डिटेल से है और ये केवल सीधा सीधा आपको लिखना है, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो डिटेल से आपको समझने के लिए ये वहीं से आती है चीजें, ये मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपना तीसरा टॉपिक आता है बच्चों, चालक तार के ताप पर निर्भरता। तो कुछ चालक तार, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उनका ताप बढ़ा देते हो तो वो विद्युत का क्या करने लग जाते हैं, चालन करने लग जाते हैं। तीसरा किस पे निर्भरता हो गई, चालक तार के ताप T पर निर्भरता, ताप T पर निर्भरता। तो होता क्या है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन
जैसे पदार्थों में आप ताप बढ़ा देते हो, ताप बढ़ाने पर इनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और ये विद्युत का क्या करने लग जाते हैं, चालन करने लग जाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे पदार्थों का ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और इनमें विद्युत का क्या हो जाता है, प्रवाह। ये उपधातु होती है बच्चों, जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो ताप बढ़ाओगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र, और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किसकी जरूरत होती है, स्वतंत्र आयनों की जरूरत होती है। तो इनका ताप बढ़ाने पर इनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं और ये विद्युत का चालन करने लग जाते हैं। तो विद्युत का चालन करेंगे तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। चौथी चीज, चौथा किस पे, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। तो किसी चालक तार का, इसमें क्या लिखना आपको, किसी चालक तार का प्रतिरोध इस बात पर भी निर्भर करता है, उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वो बना हुआ है। ठीक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वो बना हुआ है। यानी अगर वो चांदी का बना हुआ है, अर्जेंटम का, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम, आर का मान क्या होगा, सबसे कम चांदी में। उसके बाद में यदि कॉपर का बना हुआ है तो आर क्या होगा, थोड़ा एजी से अधिक होगा। ठीक है, और यदि वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है तो आर का मान और भी क्या होगा, अधिक होगा। तो किस पर निर्भर करता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वो बना हुआ है। तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम हो गया, उससे अधिक कॉपर का प्रतिरोध होता है और उससे अधिक एल्यूमिनियम का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये चार चीजों पर चालक तार का क्या प्रतिरोध निर्भर करता है।